नमस्कार सभी को। हमारे छात्र हों, हमारे सहकर्मी हों, हमारे जानने पहचानने वाले हों। आज 1 जून हो गया और गंगा दशहरा का भी दिन है और हम लोगों ने कोरोना महामारी के वैश्विक युद्ध से करीब करीब विजयी होकर अनलॉक 1 में आज से शुरू हैं और 4 लॉकडाउन हमने कम्प्लीटली अक्षरशः पालन करते हुए देश के नेतृत्व के आह्वान पर साथ देते हुए हम लोगों ने बिता दिया। और तमाम बहस, तमाम शैक्षणिक आदान प्रदान के बाद आज मैं इस नए रूप में आया हूँ आपके सामने, क्योंकि आज अनलॉक 1 है। यानी जिंदगी को पुनः पटरी पर लाने के लिए, उन्मुक्त तरीके से जीने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार ने अलग अलग महानगरों में, अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया है। यानी अब गतिविधियों में तेजी आएगी। तो जो पिछला 4 लॉकडाउन था, जो नेतृत्व ने मार्च में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया था, उस पर बीच में बहुत ही विवाद किया गया और लॉकडाउन फेल हो गया, लॉकडाउन व्यर्थ था, लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की तमाम बातें लगातार फैलाई जाने लगी। लेकिन हम लोग समय समय पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार अपने नेतृत्व के भरोसे कृत संकल्प होकर लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया है। और हमको पूरा विश्वास है कि पूरे पिछले 4 लॉकडाउन में कल 31 मई तक देश की 70% जनसंख्या ने लगभग कंप्लीट लॉकडाउन को माना है और उसका परिणाम हमारे सामने हुआ है। तो हम आपके सामने आज ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्या उसके फायदे हुए हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त बात करेंगे आपके विचार के लिए। और हमने कहा है कि जो कोरोना से जंग है, उसका जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जान है तो जहान है, तो लॉकडाउन ने जान और जहान दोनों को बचाने में भारत सफल रहा। और इसी बीच भारत सरकार ने बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर डाली थी। तो जो अनर्गल प्रलाप का दौर इन दिनों चल रहा था, इसका कोई अर्थ नहीं है। सबको मालूम है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और साथ ही साथ यह अज्ञात भी है, अननोन, जो कोई देख नहीं सकता है, जिसके बारे में कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है। और अब तक किसी ने भी, विश्व के किसी भी देश ने इसके स्पष्ट पहचान या स्पष्ट लक्षण या कोई दवा या वैक्सीन अभी निकालने में सफलता नहीं प्राप्त की है। सब लगे हुए युद्ध स्तर पर। हमको मेडिकल साइंस पर विश्वास करना चाहिए, भारत के डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए। सब लगे हुए हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। मात्र इतना ही सबको समझ में आया अभी तक कि ये संक्रामक है और मुंह के छींक से, उसके स्पर्श से फैलता है। इतना ही मोटे मोटे तौर पर समझे। इसलिए उसको हम लोग कहें ना, सोशल डिस्टेंसिंग करके उसको बचाने की बात कही थी। और इसीलिए अधिकांश देशों ने, जब ये लक्षण सामने आया, अज्ञात था, तो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इजाद करके इस महामारी से बचने का प्रारंभिक इलाज माना था। और भारत ने सबसे पहले आगे बढ़कर सोशल डिस्टेंसिंग के इस वैक्सीन को अंगीकृत किया। आपको याद होगा कि विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन ने 17 मार्च 2020 को विश्व के देशों को कोरोना से युद्ध स्तर पर सक्रिय और साहसिक रूप से लड़ने की हिदायत दी, आपको याद होगा। और भारत ने सबसे पहले अपनी सक्रियता और अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 25 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में एक साथ लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साहसिक निर्णय को उस वक्त के सारे देशों ने विश्व के सराहा था। भारत के हम लोगों ने भी उसको हाथों हाथ लिया था। उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या वाले, जहाँ कई कई प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 135 करोड़ लोग हैं अनुमानतः, और विविधतापूर्ण जनसंख्या है। ऐसे देश में लॉकडाउन का घोषणा करना सचमुच एक साहसिक निर्णय था। जिस वक्त भारत ने, याद कीजिए, लॉकडाउन की घोषणा की थी, उस वक्त भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के भीतर ही थी। 10, 20, 50 थे, और इक्का दुक्का ही मृत्यु का समाचार मिला था, वो भी अपुष्ट। हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसी वक्त जब भारत ने लॉकडाउन किया, उसी वक्त इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, चाइना जैसे बड़े देशों में, विकसित देशों में मृत्यु का तांडव शुरू था। मौतें वहां हो रही थीं, लोग मर रहे थे। और ध्यान दीजिए, भारत में इक्के दुक्के मौत के समाचार आई और भारत ने लॉकडाउन का साहसिक निर्णय लिया था। और सब जानते हैं कि हम बार बार बहस कर रहे हैं, आपके सामने हम आए भी थे कि कोरोना वैश्विक महामारी का प्रभाव पूरे वैश्विक रूप से स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू राजनीति, वित्तीय बाजार, वैश्वीकरण की नीति जो उसका सूत्र है, विनिर्माण के उत्पाद, उपभोक्ताओं के खर्च एवं ऊर्जा की मांग पर व्यापक रूप से पड़ा। उसी समय से पड़ने लगा था और अब तक बहुत व्यापक रूप से पड़ चुका है। और इसी बीच हमने फिर आपसे कहा था, फिर याद दिलाता हूं कि अप्रैल माह में ही एशियन विकास बैंक ने कोरोना से होने वाले आर्थिक नुकसान का जो वैश्विक आकलन किया था, वो लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर था उस समय। अब बढ़ गया होगा। और भारत के भी आर्थिक आकलन का फिर आकलन शुरू हो गया था उसके नुकसान का, और अनुमान लगाया जाने लगा। और एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार कहा गया, विशेषज्ञों के अनुसार, हमने भी इसको कई बार कहा, कि प्रतिदिन लगभग 32,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भारत को लॉकडाउन के दौरान होने लगा, जो लगभग, अगर वर्ल्ड के लेवल की बात किया जाए, ये टोटल 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो रोज हो रहा था। और भारत ने इस आर्थिक नुकसान को सहकर भी अपने नागरिकों की जान की कीमत को सर्वोपरि माना, उसे अमूल्य माना, और उसके जीवन को बचाने की प्राथमिकता दी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान से दिमाग में बैठाना होगा। हमारी जान बची है। और इस दौरान भारत जो भारत का नेतृत्व था, मुस्तैद था। हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन भारत का नेतृत्व मुस्तैद था, फ्रंट फुट पर था। और आर्थिक तंत्र भी पर्दे के पीछे, जो हमको और आपको नहीं दिख रहा था, बहुत मुस्तैदी से इस कोरोना के युद्ध में अपने लड़ाई में अपने हथियार, आर्थिक हथियार को प्रयोग कर रहा था। जहां एक और हमारा जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक, वो अपनी मौद्रिक और वित्तीय नीति के बदौलत घोषणा करते करते देश के आर्थिक सेक्टरों के लिए तरलता प्रदान करने में जुट गई थी। और दूसरी ओर सरकार ने तुरंत, लॉकडाउन शुरू होते तुरंत थोड़े दिन बाद, गरीबों और प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करके जान के साथ जहान बचाने का भी प्रयास में जुट चुकी थी। इसको किसी को भूलना नहीं चाहिए। आलोचना अलग चीज होता है, आर्थिक गुटबाजी अलग चीज होती है, गुटबंदी में बात करना अलग चीज होती है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी महामारी जो भारत सरकार का फेल्योर नहीं था,
सुशासन उसके बीच नहीं आ रहा था, किसी नीति का फेल्योर नहीं था, वैश्विक बीमारी थी जिससे भारत भी प्रभावित था, लेकिन भारत लड़ कैसे रहा है, ये सारे के सारे चीज हो चुके थे और हमारे बीच में उसमें लोग बहस भी कर रहे थे। इस घोषणा में, जो ये प्रधानमंत्री की घोषणा के पहले की बात कर रहा हूं, इस घोषणा में मुफ्त राशन और दवाओं आदि की सुविधा प्रदान करने की बात कह के जनधन खाता, जो इस रिजीम के पहले का सबसे बड़ा प्रयोग था, जनधन खाते में सीधे गरीबों और किसानों के खातों में नगद रुपए 500, 1000, 2000 इस तरह के नगद का हस्तांतरण शुरू कर दिया था। हम लोगों ने कई लोगों से पूछा, हर लोगों ने कहा कि घर घर राशन और हमारे बैंकों में नगद आ गया है, सब शुरू हो चुका था। देखिए लॉकडाउन के दौरान हम बता रहे हैं ये सब चीज, और हम इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं कि लॉकडाउन सफल कैसे, इस पर हम उसकी वकालत करने आए हैं। एक तरफ कोरोना ने देश के भीतर पैर पसारना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ देश में राजनीति भी पैर पसारने लगी और सरकार पर कम आर्थिक सहायता प्रदान करने का इल्जाम लगने लगा उसी बीच। देखिए दुर्भाग्य था। और विपक्ष के नेता हमारे जो हैं देश में, वो नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी जैसे नोबेल विजेता, और आज भी रघुराम राजन ने आलोचना किया है, कहा कि भारत की इकोनॉमी बैठ जाएगी। हमें हंसी आती है, कैसे इस तरह की कोई अप्रत्याशित बात बोल सकता है। लेकिन उस समय अभिजीत बनर्जी और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मुख से विपक्ष के नेताओं ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता को सार्वजनिक करने का असफल प्रयास करते रहे। कुछ नहीं हुआ उससे, लेकिन वो उनके मुख से कहलाते गए। 65,000 रुपया सिर्फ दे दीजिए, रघुराम राजन ने कहा, और अभिजीत जी ने कहा कि सबको मुफ्त राशन मिलना चाहिए 3 महीने तक। ये आर्थिक पैकेज के पहले की बात है, जबकि सरकार पर्दे के पीछे काम कर रही थी। परंतु सरकार बगैर किसी दबाव में, इनके दबाव में नहीं आई थी, अपने नागरिकों की जान और उनके जीवन यापन की चिंता में लगातार लगी रही। और फिर 14 मई 2020 को तब प्रधानमंत्री आते हैं देश के सामने, संबोधन करते हैं देशवासियों को, और 20 लाख के आर्थिक पैकेज की साहसिक निर्णय लेते हैं, घोषणा करते हैं, और उसको आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से देशवासियों को भेंट करते हैं। सारे अर्थशास्त्री उस समय सकते में आ गए, सारे आलोचकों के मुंह बंद हो। लेकिन उसमें भी फिर पोस्टमार्टम शुरू हो गया था कि 10% है कि नहीं हो गया है, इस पर बात होने लगी थी। क्योंकि आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के जीडीपी का 10% था, जो जापान, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी के बाद सर्वाधिक था। हम प्रधानमंत्री के 20 लाख की बात कर रहे हैं। और सकते में आए सारे राजनीतिक दलों और सरकार के घोर विरोधी अर्थशास्त्रियों ने, एक गुट ने मिलकर आर्थिक पैकेज के 10% का ही पोस्टमार्टम करना फिर शुरू कर दिया, और इसे तरलता प्रवाह और लोन मिला जैसी संज्ञा दे डाली। देखिए आलोचना करने की आलोचना हो रहा है, परंतु संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के समूह और दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों ने भारत के आर्थिक पैकेज की जमकर सराहना उसी समय की, और इसे जीडीपी का 10% माना। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसके 2 दिन पूर्व तक भारत में लगभग 225 लाख करोड़ की कुल अर्थव्यवस्था का हमारा आकार था। 2 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी थी। जो जिस दिन प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं उस दिन लॉकडाउन का 50 दिन होता है। मैं आपको समझाना चाहते हैं, 50 दिनों का हिसाब मैं दे रहा हूं, आज का नहीं। 50 दिनों तक 32,000 करोड़ रुपए का जो प्रतिदिन का नुकसान के हिसाब से, उस दिन तक भारत को लगभग 16 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका था। और तब तक अर्थव्यवस्था का आकार घटकर लगभग 210 लाख करोड़ तक गिर चुका था। हमारे पूरे अर्थव्यवस्था का 2.10, 2.1 या 2.2 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो चुकी थी। और इस हिसाब से अगर लगाया जाए सीधे सीधे गणित के हिसाब से, तो प्रधानमंत्री की घोषणा जो 20 लाख का, जिसे बाद में वित्त मंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर 20,97,000 करोड़ रुपए का कर दिया था, वो 10% ही बैठता है। ये किसी को भी समझ लेना चाहिए। और
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद इस देश की जो वित्त मंत्री, साहसिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, जिसका हमको सम्मान करना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी ने मोर्चा संभाला और अलग अलग दिन 5 किस्तों में 20,97,000 करोड़ का से ज्यादा पारदर्शी हिसाब देकर सारे लोगों के मुंह बंद किए और एक एक पैसे का हिसाब देशवासियों के सामने दिया। आर्थिक पैकेज के हर किस्तों में सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता के अतिरिक्त साहसिक सुधार और नीतिगत परिवर्तन के दर्शन भी दिखाई पड़े, जिससे देश के प्रवासी मजदूरों, गरीबों, किसानों, पटरी व्यवसायियों, मध्यम वर्गों, मध्यम लघु, छोटे और कुटीर उद्योगों समेत बड़े उद्योगों के हित का भी ख्याल रखा गया। अब उसको देखिए तो सही। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण का रास्ता भी खोला गया। देखिए, क्रांतिकारी सुधार भी हो रहा है। इसलिए स्वदेशी से लाइसेंस राज के भाव से नहीं आ रही, जो कई लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया। निजीकरण का रास्ता खोला गया और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए चीन का वैश्विक विकल्प बनने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के उसी भाषण में वोकल फॉर लोकल की बात कहकर स्वदेशी उद्योगों और मेक इन इंडिया की परिकल्पना को मजबूत किया गया। अब ये लॉकडाउन के दौरान हो रहा है मेरे दोस्तों। भारत हारा नहीं है, भारत युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ जीवन बचा रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बचा रहा है, तीसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना दिखा रहा है और मजबूती के साथ उस सपने को पूरा करने में लगा है। ये देखिए, ये हमारा लॉकडाउन है। और प्रधानमंत्री ने इधर क्या कहा उसी दौरान कि जान और जहान दोनों की चिंता करने में जुटे रहे प्रधानमंत्री। तो दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी दल, राजनीतिक दल, जिनको आलोचना इसमें भी राजनीति करनी थी, उन्होंने लगातार लॉकडाउन को असफल करार देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। भारत में हो गया, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन हमें और आपको सच्चाई समझनी चाहिए। जो जागरूक जनता है, जो जागरूक जनगण है, तो पूरी दुनिया में नेतृत्व को, हमारी नेतृत्व को सराह रहे थे। पूरी दुनिया, आज तक हमारी पूरी दुनिया हमारे नेतृत्व को सराह रही है। अब मोदी नंबर 1 नेता बनकर उभरे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों को खुले मन से हमेशा प्रेस में प्रशंसा की। और लॉकडाउन के दौरान ही भारत ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया और जांच किट, वेंटिलेटर, मास्क तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनकर लगभग 10 लाख पीड़ितों को एक साथ इलाज कर देने की क्षमता हासिल कर ली। इसीलिए लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, अपने चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, जो भारत ने कर दिया। और यदि हम कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की गति की तुलना करें तो तथ्य यह है आज के डेट में कि जहां एक और तुर्की, स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या मात्र 68 दिनों में ही 1.5 लाख पार कर गई, अमेरिका में 69 दिनों में ही 1.5 लाख पार गई, इटली में 71 दिनों में, ब्राजील में 73 दिनों में, ब्रिटेन और फ्रांस में 86 दिनों में और रूस में 95 दिनों में 1.5 लाख पार गई और फ्रांस में भी 86 दिनों में। वहीं भारत में यह संख्या 118 दिनों में पार हुई है। अभी कुछ दिनों पहले हम कितने तेजी से लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए युद्ध जीत रहे हैं, इसको सबको समझना चाहिए और इसकी आलोचना करने से बचना चाहिए। इससे स्पष्ट ये होता है कि सही वक्त पर लॉकडाउन के निर्णय ने भारत में न केवल कोरोना के बढ़ते गति को कम किया, बल्कि मृत्यु दर में भी कम करने की सफलता प्राप्त की। विश्व के अनेक विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की वजह से भारत में मृत्यु दर की कमी को सफल माना और अनेक आकलनों के औसत से निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में यदि सही वक्त पर लॉकडाउन नहीं होता तो 14 मई तक, जिस दिन प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, भारत में लगभग 85,000 मौतें हो चुकी होती। ये हम सबका एवरेज मिलाकर बोल रहे हैं 85,000। और यदि इस हिसाब से आर्थिक आकलन का विश्लेषण किया जाए, जो हमारा धर्म है, तो भारत ने 14 मई 2020 तक 32,000 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान सहते हुए लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में को नुकसान सहा, परंतु इसके एवज में 82 या 85,000 नागरिकों की जान बचाने में सफलता प्राप्त की। ये अर्थव्यवस्था है। सरकार के आलोचक आर्थिक विशेषज्ञों को यदि सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पोस्टमार्टम ही करना है तो
तो उनको ये भी ईमानदारी से देखना चाहिए सबको कि देश के संवेदनशील नेतृत्व ने अपने 16 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान से अपने 82 से 85 हजार नागरिकों की जो जानें बचाई हैं, जो लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति गरीब की जान बचाने की कीमत है, इस आधार पर कुल आर्थिक पैकेज लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का माना जा सकता है, जो कि अब जीडीपी का 17% के बराबर हो जाएगा, जो 10% चिल्ला रहे थे। और इस हिसाब से भारत विश्व में जापान के बाद दूसरे सबसे बड़े आर्थिक पैकेज देने वाला देश बन जाएगा। इसको कहना चाहिए। अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों को आगे रखा और सही वक्त पर लॉकडाउन न करके 1 लाख अपने नागरिकों के मौत के घाट उतारा और उसने अपने 25 से 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचाए। इस हिसाब से भारत ने अपने नागरिकों की जान अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर किया है। और साथ ही साथ जहां एक और इटली, अमेरिका, चीन में प्रति 1000 3 से 4 अस्पताल और डॉक्टर्स की संख्या थी, भारत में प्रति 1000 मात्र 1 से कम अस्पताल थी। ऐसे में लॉकडाउन में चिकित्सीय सेवाओं को दुरुस्त किया गया। इसलिए अब भारत ने अनलॉकडाउन की बात की और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा सोशल वैक्सीन के रूप में हमारे हर्षवर्धन ने स्वीकारा। और इस प्रकार हम लॉकडाउन की अवधि में आत्मनिर्भर भी बने, लोगों की जान भी बचाए और भारत विजयी होकर पूरे विश्व में लौटा है। आज अनलॉकडाउन 1 हो गया है। हम सबसे निवेदन करेंगे, जुट जाए, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और वोकल फॉर लोकल होके लोकल को ग्लोबल करने की परिकल्पना किया जाए और कोरोना युद्ध में भारत की अग्रणी भूमिका को पूरे विश्व में स्वीकार करने को मजबूर किया जाए। इस बात को ध्यान दीजिए, लॉकडाउन ने अपने देश के 1 लाख गरीबों की जान बचाई है। इसको कदापि न भूलिए। नमस्कार।